इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 8 मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस सेट 7.3। तो चलिए फिर स्टार्ट किया जाए। ये देखो बच्चों, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1। इसमें क्या दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ऑफ इनवर्स वेरिएशन, यानी कि आपको ये बताना है कि ये जो स्टेटमेंट्स है ना बच्चों, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट क्या है, इनवर्स वेरिएशन का है। ठीक है, अच्छा, इनवर्स वेरिएशन और डायरेक्ट वेरिएशन के बारे में आप लोग जानते हैं। प्रैक्टिस सेट 7.1 में हमने डायरेक्ट वेरिएशन सीखा था और प्रैक्टिस सेट 7.2 में हमने इनवर्स वेरिएशन सीखा था। ठीक है, डायरेक्ट वेरिएशन में क्या होता है बच्चों, अगर एक वेरिएबल का वैल्यू इंक्रीज हुआ तो दूसरा भी क्या होगा बच्चों, इंक्रीज होगा। अगर एक डिक्रीज हुआ तो दूसरा भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, तो ये था आपका डायरेक्ट वेरिएशन। अभी इनवर्स में क्या होता है, एक इंक्रीज तो दूसरा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और अगर ये डिक्रीज हुआ तो ये वाला क्या होगा बच्चों, इंक्रीज होगा। ठीक है, और इसमें क्या होता है, जो आपका प्रोपोर्शन है ना बच्चों, वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और इसमें जो आपका प्रोडक्ट है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, ये तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बारे में था। अब चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को और समझने की कोशिश करते हैं कि कौन सा इनवर्स प्रोपोर्शन में है और कौन सा डायरेक्ट वेरिएशन में है। ठीक है बच्चों, तो चलिए फिर पहला वाला देखिएगा, ध्यान से इसको पढ़ना है। क्या दिया इसमें कि नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन अ जॉब एंड टाइम टेकन बाय देम टू कंप्लीट द जॉब। ठीक है, देखो बच्चों, यहाँ पे नंबर ऑफ वर्कर्स की बात की जा रही है और उनके द्वारा जो लगने वाला टाइम है ना, यानी जैसे कि कोई एक काम है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे सपोज करो बच्चों, ये ना एक दीवार है जिसे क्या करना है, बनाना है। ठीक है, ध्यान से सुनना। हाँ, तो अगर एक वर्कर लगता है, ध्यान से सुनो, अगर एक वर्कर लगता है तो ये जो आपका दीवार है ना बच्चों, ये पता है कितने घंटे में कंप्लीट हो जाता है, 1 घंटे में ये कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, मतलब ये आपका टाइम है, ये आपका n यानी कि नंबर ऑफ वर्कर्स। तो अगर एक वर्कर लगता है तो ये दीवार कितने घंटे में बनता है बच्चों, 1 घंटे में बन जाता है। ठीक है, तो अगर मैं नंबर ऑफ वर्कर्स को इंक्रीज कर दूं, यानी एक के बदले अगर मैं 2 वर्कर्स लेकर के आऊं, ठीक है, 2 लोगों को मैं काम पे बुला लूं, तो क्या होगा बच्चों, ये जो दीवार है ये जल्दी बन करके तैयार होगा, यानी ये अभी आधे घंटे में ही बन जाएगा, है ना। अगर मैंने 1 से 2 कर दिया नंबर ऑफ वर्कर्स, तो इनके द्वारा जो लगने वाला टाइम है वो क्या हो गया बच्चों, कम हो गया, आधा घंटा ही लगेगा, हाफ हाफ। ठीक है, पहले 1 घंटा लग रहा था, लेकिन अब कितना लगेगा बच्चों, ओनली हाफ आवर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, जब मैं क्या कर रही हूँ, नंबर ऑफ वर्कर्स को इंक्रीज कर रही हूँ, देखो यहाँ पे नंबर ऑफ वर्कर्स को मैंने बढ़ाया, तो इनके द्वारा जो लगने वाला टाइम है वो क्या हो जा रहा है बच्चों, डिक्रीज हो जा रहा है। यानी कि एक इंक्रीज हुआ तो दूसरा क्या हो रहा है बच्चों, डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब बताइए किस में ऐसा होता है, एक बढ़ा तो दूसरा कम हुआ, किस में होता है, जी हाँ, इनवर्स वेरिएशन में होता है। यानी कि ये वाला जो स्टेटमेंट है ना बच्चों, ये कौन सा स्टेटमेंट है, तो इनवर्स वेरिएशन का। ठीक है, तो अभी इसका आंसर हम लोग लिखेंगे। आपको ये समझा ना कैसे किया, हाँ, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ने का। ठीक है, बहुत ही सिंपल है ये वाला लेसन आपका। चलो यहाँ पे इसका आंसर लिखते हैं। तो आपको लिख करके बताना पड़ेगा, अगर हम नंबर ऑफ वर्कर्स को इंक्रीज करते हैं तो फिर इनके द्वारा जो लगने वाला टाइम है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो यहाँ पे लिखिएगा कि इफ द नंबर ऑफ वर्कर्स इंक्रीजेस, अगर हम क्या करते हैं बच्चों, नंबर ऑफ वर्कर्स को इंक्रीज करते हैं, देन द टाइम, एक मिनट रुकिए, देन टाइम टेकन बाय देम टू कंप्लीट द जॉब डिक्रीजेस। बताती हूँ अभी, आपको चिंता ना करना। ठीक है, अपने मन से स्टेटमेंट लिखने की कोशिश करने का। ठीक है, और फिर यहाँ पे लिखिएगा एंड वाइस वर्सा। ओके, अभी इसका मतलब क्या होता है ये भी बताती हूँ। देखो बच्चों, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि इफ द नंबर ऑफ वर्कर्स इंक्रीजेस, यानी कि अगर हम लोग जो नंबर ऑफ वर्कर्स हैं उनको इंक्रीज करेंगे तो क्या होता है, देन टाइम टेकन बाय देम, यहाँ पे देम आएगा। ठीक है, देम टू कंप्लीट द जॉब डिक्रीजेज, यानी उनके द्वारा जो लगने वाला टाइम है, ठीक है, वो क्या होता है बच्चों, डिक्रीज होता है। यानी नंबर ऑफ वर्कर्स को बढ़ाया तो उनके द्वारा लगने वाला टाइम क्या होता है, डिक्रीज होता है। और फिर इसके आगे मैंने क्या लिखा है, वाइस वर्सा। इसका मतलब क्या, अगर मैं क्या करूंगी, ये जो नंबर ऑफ वर्कर्स है ना बच्चों, अगर मैं इनको कम कर दूंगी तो जो लगने वाला टाइम है ना वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, वाइस वर्सा का मतलब क्या, इसका उल्टा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमने लिख दिया। तो इससे हमको क्या समझ में आया कि ये किस में है, इनवर्स वेरिएशन में है। तो यहाँ पे लिखिएगा कि देयरफॉर
इट इज इन इनवर्स वेरिएशन। चलिए लिख देते हैं, देयरफॉर इट इज इन इनवर्स वेरिएशन, इनवर्स वेरिएशन। ठीक है बच्चों, अब चलो आगे देखते हैं। ये देखिएगा दूसरा स्टेटमेंट, इसमें क्या दिया है कि नंबर ऑफ पाइप्स ऑफ अ सेम साइज टू फिल अ टैंक एंड द टाइम टेकन बाय देम टू फिल द टैंक। अभी इसका मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ पे पाइप के बारे में बताया गया है, नंबर ऑफ पाइप, तो N4 आप ले लीजिए नंबर ऑफ पाइप्स, ठीक है, और सेम साइज के होने चाहिए, साइज इनका अलग अलग नहीं होना चाहिए, सेम साइज के पाइप होने चाहिए, ठीक है। और फिर आगे क्या दिया है कि टाइम टेकन बाय देम टू फिल द टैंक। जैसे कि आपके पास एक टैंक है, अभी इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो। हाँ, यहाँ पे ना बच्चों एक टैंक है जिसे क्या करना है, भरना है, ठीक है। तो आप सपोज करो कि मैंने यहाँ पे क्या किया ना बच्चों, 2 पाइप लगाए हैं, कितने, एक पाइप इधर, इसमें से पानी गिर रहा है, और दूसरा पाइप मैंने ये लगा दिया, इसमें से पानी गिर रहा है, ठीक है, दोनों सेम साइज के हैं, बराबर। तो ये हो गया। और फिर इनके द्वारा अगर मैं 2 पाइप लगाती हूँ ना, ध्यान से समझिएगा, अगर मैं यहाँ पे 2 पाइप लगाती हूँ तो ये जो टैंक है ना बच्चों, ये पता है 2 घंटे में भरता है। कितने घंटे में, 2 घंटे में। तो अगर मैं क्या करूंगी, जो पाइप के नंबर्स है ना बच्चों, अगर मैं इनको इंक्रीज कर दूंगी, बढ़ा दूंगी, यानी 2 की जगह मैंने क्या किया बच्चों, 4 पाइप ले लिए। देखो ये 2 पहले से थे, 2 और मैं लेकर के आई, तो अब क्या होगा, ये जो टैंक है वो तो 1 घंटे में ही भर जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, अगर मैं नंबर ऑफ पाइप्स को बढ़ा रही हूँ, ध्यान से सुनना, नंबर ऑफ पाइप्स को अगर मैं बढ़ा रही हूँ तो इनके द्वारा जो लगने वाला टाइम है वो क्या हो रहा है बच्चों, डिक्रीज हो रहा है ना। देखो 2 पाइप जब भी मैं लगा रही थी तो ये जो मेरा टैंक है वो 2 घंटे में भर रहा था, लेकिन मैंने क्या किया, 4 पाइप लगा दिया, यानी जो पाइप का नंबर है उसको मैंने इंक्रीज कर दिया। तो क्या हो रहा है, अभी ये जो मेरा टैंक है वो तो 1 घंटे में ही भर जा रहा है ना। तो जब भी मैंने पाइप को बढ़ाया तो टाइम क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो ऐसा कब होता है, कौन से वेरिएशन में ऐसा होता है, इनवर्स रिलेशन, बताइए, इनवर्स वेरिएशन में होता है, ठीक है। यानी ये जो स्टेटमेंट है ना वो किसमें है, तो इनवर्स वेरिएशन में है, ठीक है। समझ में आया ना आपको अच्छे से। चलिए फिर इसका रीजन लिख देते हैं। इसका आंसर आप कैसे लिखोगे, वही लिखिएगा जैसे यहाँ पे लिखा था कि इफ द नंबर ऑफ पाइप्स इंक्रीजेस देन टाइम टेकन बाय देम टू फिल द टैंक इज डिक्रीजेस, ठीक है। चलिए लिखते हैं कि when the number of pipes increases then time taken by them to fill the tank is decreases। और फिर यहाँ पे आगे लिख दीजिएगा एंड वाइस वर्सा, ठीक है। क्या लिखा, व्हेन द नंबर ऑफ पाइप्स इंक्रीजेज, यानी जब हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ पाइप्स को इंक्रीज करते हैं, देन द टाइम टेकन बाय देम टू फिल द टैंक, टैंक डिक्रीजेज, इज हटा दो तो भी चलेगा, ठीक है। ये क्या होता है, डिक्रीज होता है, एंड वाइस वर्सा, ठीक है। यहाँ पे लिख दीजिएगा एंड वाइस वर्सा। तो इससे हमको क्या समझ में आया कि ये तो इनवर्स वेरिएशन में है, तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा देयरफॉर इट इज इन इनवर्स वेरिएशन, ठीक है, इट इज इन इनवर्स वेरिएशन। इनवर्स वेरिएशन। चलो बच्चों अभी अगला सवाल देखते हैं। ये तो हो चुका है, यहाँ पे एक लाइन खींच देते हैं। देखिएगा बच्चों इसमें क्या दिया है कि पेट्रोल फिल इन द टैंक ऑफ अ व्हीकल एंड इट्स कॉस्ट। ये तो बहुत ही सिंपल सा सवाल है बच्चों। देखो ये आपका पेट्रोल है, ठीक है, यानी पेट्रोल की क्वांटिटी, और C4 आपका कॉस्ट है। तो आप इस तरह सोचिए, अगर हम लोग क्या करेंगे, पेट्रोल की क्वांटिटी को बढ़ाएंगे, यानी अगर हम लोग ज़्यादा पेट्रोल भरवाएंगे तो हमको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, सही है ना। और अगर हम लोग कम पेट्रोल भरवाएंगे तो हमको कम पैसा देना पड़ेगा, समझ रहे हो। तो यहाँ पे कौन सा वेरिएशन है बच्चों, डायरेक्ट वेरिएशन। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर आपने ज़्यादा पेट्रोल भरवाया तो ज़्यादा पैसा भी लगेगा, ज़्यादा कॉस्ट भी हो जाएगा। अगर आपने कम पेट्रोल भरवाया तो कम पैसा दो। तो यहाँ पे देखो कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट है ना, डायरेक्ट रिलेशन है। एक इंक्रीज तो दूसरा भी इंक्रीज, एक डिक्रीज तो दूसरा भी क्या हो रहा है बच्चों, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। मतलब ये इनवर्स वेरिएशन में नहीं है। तो इसका आंसर आप क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखिएगा, आपको पूरा रीजन लिख करके दिखाना पड़ेगा। यहाँ पे लिखिएगा कि इफ
द क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल इंक्रीजेस, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल increases, then its cost is also increases and vice versa लिख दीजिए यहाँ पे। तो ये इनवर्स वेरिएशन में नहीं है, ये तो डायरेक्ट वेरिएशन में है ना। देखो क्या लिखा हमने कि इफ द क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल इंक्रीजेस, अगर हम पेट्रोल की क्वांटिटी को इंक्रीज करते हैं तो फिर जो इसका कॉस्ट है ना बच्चों, इट इज ऑल्सो इंक्रीजेस, वो भी क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है। एंड वाइस वर्सा, यानी अगर हम ये क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल को डिक्रीज करेंगे तो जो इसका कॉस्ट है वो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इट इज नॉट इन इनवर्स वेरिएशन, ठीक है। यहाँ पे लिख दीजिएगा कि देयरफॉर इट इज नॉट इन इनवर्स वेरिएशन, ये इनवर्स वेरिएशन में नहीं है। क्वेश्चन क्या पूछा था, आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इनवर्स वेरिएशन में है। तो ये दोनों इनवर्स वेरिएशन में थे, ये नहीं है, तो क्या लिखोगे, नॉट इन इनवर्स वेरिएशन, यानी ये डायरेक्ट वेरिएशन में है। अगर इनवर्स नहीं है तो डायरेक्ट ही होगा ना। चलो बच्चों अभी ये लास्ट वाला देख लेते हैं। तो ये तो और भी सिंपल है, ये तो आपको बिना बताए ही समझ में आ जाएगा। एक बार इसको रीड कीजिए, क्या दिया यहाँ पे कि एरिया ऑफ अ सर्कल एंड इट्स रेडियस। एक तो सर्कल है बच्चों, उसका एरिया और जो सर्कल का रेडियस है। अब बताइए इन दोनों के बीच में कैसा वेरिएशन होगा। अगर हम लोग क्या करेंगे बच्चों, जो आपका, आप ही सोचिए ना, ये देखो ये आपका मैंने क्या बनाया बच्चों, सर्कल बनाया, ठीक है। ये इसका रेडियस है बराबर, तो इसी के हिसाब से इसका एरिया भी होगा, सही है ना। और अगर मैं क्या करती हूँ बच्चों, इसका रेडियस बढ़ा देती हूँ, ये लीजिए इतना बड़ा सर्कल बना दिया, इसका रेडियस मैंने बढ़ा दिया, तो जो इसका एरिया है वो भी तो इंक्रीज होगा ना। यानी अगर मैं रेडियस को बढ़ाऊंगी तो जो एरिया है बच्चों वो भी बढ़ेगा। अगर मैंने छोटा सर्कल ले लिया यानी रेडियस कम ले लिया तो जो इसका एरिया है वो भी क्या हो जाएगा बच्चों, कम हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, ये कौन से वेरिएशन में है, डायरेक्ट वेरिएशन में है, ठीक है। इन दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है। अगर हम रेडियस को बढ़ाएंगे एरिया भी बढ़ेगा, अगर हम रेडियस को कम करेंगे एरिया भी क्या हो जाएगा बच्चों, कम हो जाएगा, ठीक है। तो अभी आप कैसे लिखोगे, समझ में आया ना। ये इनवर्स वेरिएशन में नहीं है, ये डायरेक्ट वेरिएशन में है, ठीक है। तो अभी आंसर कैसे लिखना है बताती हूँ। देखो यहाँ पे हम लिखेंगे कि व्हेन द radius of a circle increases then its area also increases, ठीक है। its area also इंक्रीजेस। ये जो स्टेटमेंट है ना बच्चों, इसको अपने मन से लिखने की कोशिश करने का, क्योंकि अगर आप लोग रट्टा मार करके आप सोचोगे कि हम जाएंगे एग्जाम में लिख लेंगे तो पक्का भूलोगे, ठीक है। इसीलिए खुद से थोड़ा दिमाग लगाने का और सोचो कि आप अपने ओन वर्ड्स में कैसे लिख सकते हो, ठीक है। समझ में आ रहा है। चलो अभी देखते हैं। देन इट्स एरिया ऑल्सो इंक्रीजेस एंड वाइस वर्सा, यहाँ पे वाइस वर्सा लिख दीजिएगा। सो देयरफॉर इट इज नॉट इन इनवर्स वेरिएशन, ठीक है। यहाँ पे लिखिए देयरफॉर इट इज नॉट इन इनवर्स वेरिएशन। ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना बच्चों, ये हो चुका है कंप्लीट, आप लोग देख सकते हैं। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या दिया है कि इफ 15 वर्कर्स कैन बिल्ड अ वॉल इन 48 आवर्स, मतलब ये बच्चों आपका वॉल है, ठीक है। तो अगर इस वॉल को 15 वर्कर्स आते हैं ना तो कितने घंटे में ये बन करके तैयार होता है, 48 आवर्स में ये बन करके तैयार होता है, ठीक है।
तो आपको क्या बताना है कि हाउ मेनी वर्कर्स विल बी रिक्वायर्ड टू डू द सेम वर्क इन 30 आवर्स, यानी कि इसी दीवार को अगर आपको 30 घंटे में बनाना है तो फिर आपको कितने वर्कर्स की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो ये हम कैसे करेंगे बच्चों, बहुत ही सिंपल है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये आइडेंटिफाई कीजिए कि यहाँ पे डायरेक्ट वेरिएशन है या फिर इनवर्स वेरिएशन है। तो ये आप कैसे पता लगाओगे बच्चों, देखो आप थोड़ा ना ऐसे सोचिएगा, दिमाग में सोचिएगा, अगर मैं वर्कर्स को बढ़ाऊंगी बच्चों, ठीक है, अगर मैं नंबर ऑफ वर्कर्स को इंक्रीज करूंगी तो जो मेरा लगने वाला टाइम है वो क्या हो जाएगा बच्चों, डिक्रीज होगा ना। समझ रहे हो कि नहीं, अभी पीछे मैंने आपको बताया था। अभी अगर मैंने क्या किया बच्चों, इसको इंक्रीज किया, यानी कि जो नंबर ऑफ वर्कर्स है अगर उसको डिक्रीज किया तो फिर जो मेरा लगने वाला टाइम है वो क्या हो जाएगा बच्चों, इंक्रीज हो जाएगा। यानी कि एक बढ़ रहा है तो दूसरा क्या हो रहा है बच्चों, कम हो रहा है, एक कम हुआ तो दूसरा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यानी यहाँ पे कौन सा वेरिएशन है, यस एवरीवन, इनवर्स वेरिएशन है। ठीक है, तो अभी हम क्या लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे कि इफ द नंबर ऑफ वर्कर्स, if the number of workers increases then the time taken by them to complete the work डिक्रीजेस। ठीक है, पूरा स्टेटमेंट अच्छे से लिख दीजिएगा। एंड वाइस वर्सा, मतलब इसका उल्टा, यानी कि अगर हम नंबर ऑफ वर्कर्स को डिक्रीज करेंगे तो जो टाइम लगने वाला है वो क्या हो जाएगा बच्चों, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमने लिखा। तो ये स्टेटमेंट से हमको क्या पता चलता है कि ये जो क्वेश्चन दिया गया है ये किस में है, इनवर्स वेरिएशन में है। तो यहाँ पे आप लोग लिख दीजिएगा कि देयरफॉर इट इज इन इनवर्स वेरिएशन। ठीक है, इट इज इन इनवर्स वेरिएशन। अब आपको करना क्या है, तो यहाँ पे जो आपका ये है ना बच्चों नंबर ऑफ वर्कर्स, उसको हम लोग n कंसिडर कर लेते हैं। कोई भी आप वेरिएबल अपने मन से ले सकते हो। तो अभी नंबर ऑफ वर्कर्स है तो उसको हम लोग n से दिखाते हैं, और जो यहाँ पे टाइम लग रहा है बच्चों उसको हम लोग t से दिखाते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि लेट द नंबर ऑफ वर्कर्स बी नंबर ऑफ वर्कर्स बी क्या बोला था मैंने, n, एंड टाइम को हम लोग कंसिडर कर लेते हैं बच्चों, टाइम भी t। ठीक है, इसको हम लोग t से दिखाएंगे, बराबर। तो अब देखो बच्चों इन दोनों के बीच में कैसा वेरिएशन है, इनवर्स वेरिएशन है ना। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि सिंस क्या लिखोगे, n वेरीज इनवर्सली एज t। ठीक है, इस प्रकार से लिखा जाता है ना बच्चों, आप लोग को पता होगा। जैसे यहाँ पे हमने ये जो स्टेटमेंट लिखा तो उससे हमको पता चला ना कि ये जो नंबर ऑफ वर्कर्स और ये जो टाइम है इनके बीच में कैसा वेरिएशन है बच्चों, तो इनवर्स वेरिएशन है। ठीक है, तो वही बात मैंने यहाँ पे लिखी है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा मैथमेटिकली लिखेंगे। तो कैसे लिखोगे, यहाँ पे लिखिएगा देयरफॉर n और फिर यहाँ पे अल्फा आएगा, उसके बाद 1 अपॉन क्या आ जाएगा बच्चों, t। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे ये जो अल्फा है इसको हटाएंगे, इक्वल का साइन लगाएंगे। तो जब यहाँ पे इक्वल का साइन लगाओगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे k आ जाएगा, आप तो जानते ही हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा k अपॉन t, जहाँ पर k क्या है बच्चों, कांस्टेंट है ना। तो आपको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, रुको बताती हूँ। इधर n लिखा, इधर k आ गया, यहाँ पे 1 अपॉन t। ठीक है, और यहाँ पे k क्या है बच्चों, कांस्टेंट है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि वेयर k इज कांस्टेंट। ठीक, अब क्या होगा बच्चों, ये जो t है इसको इस साइड ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, n इंटू टी विच इज इक्वल टू k, बराबर। अब हमें क्या चाहिए बच्चों, k का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ये कैसे मिलेगा, यहाँ पर देखो क्या लिखा था, 15 वर्कर्स उस दीवार को बनाते हैं 48 आवर्स में। मतलब हमारे पास ना n का वैल्यू है और t का भी वैल्यू है, जिसकी मदद से हम लोग k का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि व्हेन n का वैल्यू इज, देखो नंबर ऑफ वर्कर्स 15 एंड टाइम टेकन बाय देम इज 48 आवर्स। ठीक है, तो अभी यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दीजिएगा। तो देखिए बच्चों n के प्लेस पे हम लोगों ने 15 लिख दिया, t के प्लेस पे 48 लिखेंगे विच इज इक्वल टू k, बराबर। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखो 15 इंटू 48, तो 8 5 क्या होता है बच्चों, 40 होता है। यहाँ पे लिख दिया 0, 8 1 8, 8 4 12,
फिर 5 4 से 20, 4 1 से 4 2 6 0 2 7 कितना आया बच्चों 720, यानी कि k का वैल्यू हमको क्या मिला, यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर k विच इज इक्वल टू 720। तो ये क्या है आपका, ये है कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, बराबर, इसको नीचे लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो k का वैल्यू हमको मिला है 720, दिस इज व्हाट, दिस इज कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, ओके। तो यहाँ पे लिखिएगा कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। अभी इसकी मदद से हमें क्या मिलेगा बच्चों, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन मिलेगा, आप तो जानते ही हैं, है ना, सारी चीजें आपने पहले की हुई हैं। तो अभी हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि हमारा जो इक्वेशन ऑफ वेरिएशन है उसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, ये जो इक्वेशन है इसमें हम लोग k का वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं देयरफॉर क्या लिखोगे, देखो n इंटू टी विच इज इक्वल टू k के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे बच्चों 720, दिस इज व्हाट, ये है हमारा इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। यहाँ पे हम लिखते हैं इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, ठीक है बच्चों। अब क्या करना है, तो ये जो इक्वेशन ऑफ वेरिएशन हमको मिला है ना, इसमें हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू दिया गया है इसको पुट कर देंगे, फिर उसके बाद हमें हमारा आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलो अब इधर ध्यान से देखो, आपको बताना क्या है बच्चों, नंबर ऑफ वर्कर्स बताना है। देखो आपको यहाँ पर नंबर ऑफ वर्कर्स बताना है और टी का वैल्यू आपके पास है, ये जो है ना बच्चों, ये किसका वैल्यू है, टी का वैल्यू है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि इफ t विच इज इक्वल टू 30 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n, ठीक है। तो अभी इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारा इक्वेशन ऑफ वेरिएशन है ना, इसमें हम लोग ये वैल्यू को पुट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे n इंटू टी विच इज इक्वल टू 720, दिस इज व्हाट, ये है हमारा इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। यहाँ पे लिख दीजिएगा इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, ठीक है, इस प्रकार से लिखने का। इसके बाजू में रुको 1 मिनट, हाँ मैं बताती हूँ कैसे लिखोगे। यस यहाँ पे ऐसे लिखिए इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, तो इक्वेशन ऑफ वेरिएशन क्या है बच्चों, n इंटू टी विच इज इक्वल टू 720। अब आपको यहाँ पे वैल्यूज पुट करना है, तो n का वैल्यू हमारे पास नहीं है लेकिन t का वैल्यू है, बोलो कितना 30 विच इज इक्वल टू 720। अब ये जो 30 है इसको उस साइड ले लो, तो कितना आएगा 720/30, ठीक है। अब क्या होगा, इसको कैंसिल कीजिए बच्चों, तो 0 से 0 कट गया, फिर इसको 3 से कैंसिल करो, 3 2 सा 6, इसमें 7 बचेगा, 3 4 सा 12, यानी n का वैल्यू हमको क्या मिला बच्चों 24, ठीक है। तो अगर उस दीवार को 30 घंटे में बनाना है तो फिर कितने वर्कर्स हमको चाहिए होंगे, 24 वर्कर्स हमको चाहिए होंगे, ठीक है। तो अभी लास्ट में आप लोग आंसर लिख दीजिएगा। आंसर कैसे लिखोगे कि 24 वर्कर्स विल बी रिक्वायर्ड, ठीक है, ऐसे लिख दीजिएगा। देयरफॉर 24 वर्कर्स will be required to do the same work in 30 hours, ठीक है, ऐसे लिख दीजिएगा आप लोग, required to do the same work in 30 hours, ठीक है। समझ में आया कि नहीं। तो इस प्रकार से आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना बच्चों, ये कंप्लीट हुआ। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। बहुत मैंने छोटा छोटा लिख दिया है क्योंकि मुझे ये क्वेश्चन भी करना था, ओके। चाहती तो मैं आपको मतलब ये वाला क्वेश्चन बाद में भी बता सकती थी, लेकिन अभी मैंने लिख लिया था ना, इसके लिए मुझे ये छोटा छोटा लिखना पड़ा, ठीक है। तो आप थोड़ा मैनेज कर लेना, पहले यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, ठीक है बच्चों, समझ रहे हैं ना अच्छे से। चलिए अभी अगला सवाल देखा जाए, पक्का। चलो देखते हैं इसमें क्या दिया है कि 120 बैग्स ऑफ हाफ लीटर मिल्क कैन बी फिल्ड बाय अ मशीन विद इन 3 मिनट्स, फाइंड द टाइम टू फिल सच 1800 बैग्स। अब देखो बच्चों, पहले तो आप ये आइडेंटिफाई करो कि ये इनवर्स वेरिएशन में है या फिर डायरेक्ट वेरिएशन में है, ठीक है। तो समझिएगा यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है कि जो आपका 120 बैग है ना बच्चों, मतलब देखो आधे लीटर की दूध की थैली आपने देखी है, सबने देखी होगी, है ना। आधे लीटर की दूध की थैली ऐसे होती है, छोटी सी, ठीक है, इतनी बड़ी। तो क्या बोला गया है कि 120 जो आपके बैग है ना, इस प्रकार की जो थैली है, उसको क्या कर रहे बच्चों, उसको भर रहे, ठीक है, मशीन के द्वारा। तो वो जो मशीन है ना बच्चों, इतने बैग्स को कितने मिनट में वो भरती है, 3 मिनट में। यानी कि इस प्रकार से सुनो, इस तरीके के जो बैग्स है ना बच्चों 120, वो 3 मिनट में भरे जाते हैं। समझ में आ रहा है,
3 मिनट में। तो देखो बच्चों, इसको समझ लो कि मैं यहाँ पे कंसिडर कर लेती हूँ n और इसको मैंने t कंसिडर कर लिया। ये क्या है, नंबर ऑफ बैग्स और ये है t। तो अगर मैं क्या करूँगी बच्चों, ये जो दूध की थैलियाँ हैं अगर मैं इसको बढ़ा दूंगी 120 से 150 कर दिया, 200 कर दिया, 500 कर दिया, ठीक है, तो जो मेरा लगने वाला टाइम है मशीन के द्वारा जो उसमें दूध भरा जा रहा है, ठीक है, तो जो लगने वाला टाइम है वो भी क्या हो जाएगा बच्चों, इंक्रीज होगा ना। अगर ज्यादा दूध की थैली रहेगी तो ज्यादा टाइम लगेगा, अगर कम रहेगी तो कम टाइम लगेगा। समझ रहे हो कि नहीं। अगर मैं ये दूध की थैली है, जैसे कि सुनो, एक थैली भरने के लिए 1 मिनट लग रहे, बस सोचो, ठीक है। वैसे तो इतना लगेगा नहीं क्योंकि यहाँ पे देखो कितना कम दिया गया है। एक थैली भरने के लिए 1 मिनट, तो 2 थैली भरने के लिए कितना टाइम लगेगा, बोलो। हाँ, 2 मिनट लगेगा। वैसे ही अगर 3 थैली भरनी है तो कितना टाइम लगेगा, जी हाँ 3 मिनट। यानी अगर मैं क्या कर रही हूँ बच्चों, जो नंबर ऑफ थैली है अगर मैं उनको इंक्रीज कर रही हूँ तो जो आपका टाइम है वो भी क्या हो रहा है बच्चों, इंक्रीज हो रहा है। उसी प्रकार से अगर मैं थैलियों को कम करते जाऊंगी तो जो मेरा लगने वाला टाइम है वो क्या हो जाएगा बच्चों, वो भी कम होते जाएगा, ठीक है। यानी एक कम हुआ तो दूसरा भी कम हो रहा है, एक बढ़ा तो दूसरा भी बढ़ रहा है। तो बताइए इस वेरिएशन को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, डायरेक्ट वेरिएशन, है ना। इनके बीच में कैसा वेरिएशन है, डायरेक्ट वेरिएशन है ना। यस, तो अभी हम लोग डायरेक्ट वेरिएशन के हिसाब से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो अब देखते हैं कैसे लिखना है इसको। ये सब मिटा देती हूँ। देखो अभी हम क्या लिखेंगे ना कि if the number of bags increases then time taken to fill the bag is also increases, ठीक है। fill the bag is also increases, ठीक है। यहीं पर लिख दूं या फिर इधर, चलो इधर लिख देती हूँ और फिर यहाँ पे लिख दीजिएगा एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब क्या होता है मैंने आपको बताया है, ठीक है। एक बार इसको रीड करो बच्चों, आपको समझेगा। क्या लिखा मैंने कि इफ द नंबर ऑफ बैग्स इंक्रीजेस, यानी कि अगर हम क्या करते हैं, जो हमारे नंबर ऑफ बैग्स है ना अगर हम उसको बढ़ाते हैं तो क्या होगा, देन द टाइम टेकन टू फिल द बैग, यानी कि वो बैग को भरने के लिए जो टाइम लग रहा है ना बच्चों, वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा मतलब क्या, इसका उल्टा, ठीक है। तो इससे हमको क्या समझ में आया कि ये जो स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया है ये कौन से वेरिएशन में है, डायरेक्ट वेरिएशन में है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि देयरफॉर इट इज इन डायरेक्ट वेरिएशन, ठीक है, इट इज इन डायरेक्ट वेरिएशन। अब हम क्या करेंगे बच्चों, वेरिएबल ले लेंगे। तो जो आपके नंबर ऑफ बैग्स है ना उसको हम कंसिडर कर लेते हैं n, और जो टाइम लग रहा है वो बैग को भरने के लिए उसको हम लोग t कंसिडर कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि लेट नंबर ऑफ बैग्स विच इज इक्वल टू लेट नंबर ऑफ बैग्स, इसको हमने कंसिडर कर लिया बच्चों n, ठीक है। एंड टाइम को हम कंसिडर कर लेते हैं t। तो ये दोनों किस में है बच्चों, डायरेक्ट वेरिएशन में है। यानी हम इसको कैसे लिख सकते हैं, n इज डायरेक्टली वेरीज एज t, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं ना। आपको पता है जब भी इनवर्स होता है तो अपॉन में लिखने का है ना, इधर 1/t आता अगर इनवर्स रहता तो, लेकिन ये तो डायरेक्ट वेरिएशन है तो इस प्रकार से लिखा जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो है ना अल्फा, इसको हटाएंगे। तो जब आप लोग अल्फा का साइन हटाते हैं तो k आता है, आप जानते हो। देखो इस प्रकार से k इंटू टी आ जाएगा, बराबर। जहां पर k क्या है बच्चों, k है आपका कांस्टेंट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि वेयर k इज कांस्टेंट, वेयर k इज कांस्टेंट, k तो हमारा कांस्टेंट है, कोई नहीं यहाँ पे लिख दीजिए कांस्टेंट है तो, ठीक। चलो अभी आगे देखते हैं बच्चों। एक काम करेंगे, ये जो t है इसको इस साइड ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा n/t विच इज इक्वल टू k। अब हमें करना क्या है बच्चों, k का वैल्यू निकालना है ना। तो यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन में बैग्स कितने दिए हैं, 120, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि व्हेन n का वैल्यू कितना है बच्चों, 120 है ना। नंबर ऑफ बैग्स कितने, 120। तो इतने बैग को भरने के लिए कितना टाइम लगता है, 3 मिनट। मतलब n का वैल्यू हमारे पास है 120 और t का वैल्यू कितना है बच्चों, 3, ठीक है। तो n विच इज इक्वल टू 120 और t विच इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, 3। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों जो वैल्यूज हैं वो इसमें पुट करेंगे, जिससे हमको कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन मिलेगा, यानी कि k का वैल्यू हमको मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं n के प्लेस पे 120 और t के प्लेस पे क्या लिखेंगे बच्चों, 3, ठीक है, विच इज इक्वल टू k। अब क्या होगा, 3 से इसको कैंसिल कर दीजिए तो k का वैल्यू हमको क्या मिलेगा,
देखो 3 4 सा क्या होता है बच्चों 12 होता है, 0 का 0, यानी k का वैल्यू यहाँ पे आ गया 40। दिस इज व्हाट, दिस इज ये है हमारा कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। ठीक है, यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा कि कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। अब इसके बाद हमें क्या मिलेगा बच्चों, अब तो आपको फॉर्मेट पता चले गया होगा, अब हमें मिलेगा इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, है ना। तो इक्वेशन ऑफ वेरिएशन के लिए हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन है इसमें हम लोग k का वैल्यू पुट कर देंगे, सिंपल सी तो बात है। चलो फिर लिखते हैं इधर n/t विच इज इक्वल टू k के प्लेस पर लिख दीजिएगा 40। देखो k के प्लेस पे 40 लिख दिया, दिस इज व्हाट, ये हमारा कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। लिख दीजिए यहाँ पर ब्रैकेट में, कांस्टेंट नहीं, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। ठीक है, देखो ये होता है कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन और ये होता है इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। ठीक है, चलो अभी आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों जरा अपने क्वेश्चन की तरफ देख लो, हमें दिया क्या है और बताना क्या है। तो हमें यहाँ पे नंबर ऑफ बैग्स दिए गए हैं, यानी n का वैल्यू हमारे पास है, तो इसकी मदद से हमें t का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि इफ n का वैल्यू इज 1800, सो राइट डाउन हियर 1800। ठीक है, अभी इसकी मदद से हमको t का वैल्यू बताना है बच्चों। तो कैसे बताओगे t का वैल्यू, तो इक्वेशन ऑफ वेरिएशन दिखाई दे रहा है, चलो इसको लिखो कि क्या दिया है बच्चों, n/t विच इज इक्वल टू k का वैल्यू इज 40, सो राइट डाउन हियर 40। ठीक है, दिस इज व्हाट, ये हमारा इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। लिख देते हैं इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। चलो अब इसमें वैल्यूज पुट करते जाइएगा। तो देखो बच्चों हमारे पास n का वैल्यू है कितना, 1800, यहाँ पे लिख देंगे 1800। ठीक है, और देखो बच्चों एक काम करेंगे, ये जो t है ना इसको उस साइड ले लो, तो जब t उधर जाएगा तो बोलो क्या हो जाएगा 40t। ठीक है, अब देखो 40 इधर मल्टीप्लाई में है, जब इस साइड आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी इसको हम कैसे लिख सकते हैं 1800 अपॉन में 40 विच इज इक्वल टू t। ठीक है बच्चों, अब इसको ज़रा सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, होगा क्या, तो यहाँ पे कैंसिलेशन करो ना, 0 से 0 कट जाएगा, फिर इसको 4 से काटो, 180 को 4 से काटोगे तो बच्चों क्या आएगा पता है आपको, बताती हूँ। देखो यहाँ पे हमें t का वैल्यू क्या मिलेगा, तो 4 4 सा 16 होता है, ध्यान से समझिएगा, आपको डिवीजन आता है बहुत अच्छे से। देखो 4 4 सा 16, इसमें 2 बचेगा, 4 5 सा 20, यानी क्या आया बच्चों 45। ठीक है, टी का वैल्यू क्या आ गया 45। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको 1800 बैग्स को फिल करना है ना दूध से, ठीक है, वो आधे लीटर का जो बैग है, अगर आपको उसे भरना है इतने बैग को, तो कितना टाइम लगेगा 45 मिनट्स। ओके, तो ये है जी आपका फाइनल आंसर, आप लोग देख सकते हो। अब अंत में आप लोग आंसर लिख दीजिएगा कि देयरफॉर रिक्वायर्ड, हमें टाइम बताना था ना, तो रिक्वायर्ड टाइम विच इज इक्वल टू 45 मिनट्स। ठीक है, इस प्रकार से लिख दीजिए, रिक्वायर्ड टाइम विच इज इक्वल टू 45 मिनट्स। ठीक है बच्चों, समझ में आया, तो इस प्रकार से आप आंसर लिखोगे तो भी चलेगा, या फिर अगर आपको स्टेटमेंट लिखना है, जैसे हमने ये पूरा स्टेटमेंट लिखा था वैसे आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, उतना तो कर सकते हो, अभी इतने बड़े हो चुके हो, इधर क्वेश्चन पढ़ने का और लास्ट में आंसर लिखने का, सिंपल सी तो बात है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। बच्चों अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। तो इसमें देखिएगा क्या दिया है कि अ कार विथ स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर टेक 8 आवर्स टू ट्रैवल सम डिस्टेंस, यानी कि आपके पास एक डिस्टेंस है, जैसे सपोज करो कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है। ठीक है, तो इसको ट्रैवल करने के लिए ना कार को कितने घंटे लगते हैं, 8 घंटे लगते हैं। कब लगते हैं, जब इसकी स्पीड इतनी होती है तब, यानी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर आपका कार चल रहा है तो फिर इस डिस्टेंस को ये कितने घंटे में कवर करेगा, तो 8 घंटे में ये कवर करेगा। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन पढ़ लीजिए कि व्हाट शुड बी द इंक्रीज इन द स्पीड इफ द सेम डिस्टेंस इज टू बी कवर्ड इन 7.5 आवर्स, यानी कि अगर आपको सेम डिस्टेंस को कवर करना है 7.5 घंटे में, 7.5 का मतलब क्या 7.5 घंटे में, तो फिर आपको जो कार का स्पीड है वो कितना बढ़ाना पड़ेगा, बताइए। बढ़ाना तो पड़ेगा ही, अगर आप लोग इसको ये डिस्टेंस को कम घंटे में यानी 8 से कम घंटे में कवर करना चाहते हो, तो ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा, जब आप क्या करोगे अपने कार की स्पीड बढ़ाओगे, तब जब कार तेज तेज चलाओगे तो जो लगने वाला टाइम है वो तो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं, तो यहाँ पे आपको कितना टाइम इंक्रीज करना पड़ेगा वो बताना है, समझ रहे हो। तो अब ये हम कैसे फाइंड करेंगे, चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई कर लो कि यहाँ पे इन्वर्स वेरिएशन है या फिर डायरेक्ट वेरिएशन है, तो वो तो देखते ही समझ में आ गया होगा। देखो बच्चों, अगर आपका स्पीड क्या रहेगा, तेज रहेगा, तो जो लगने वाला टाइम है,
ठीक है, वो क्या होगा, कम होगा। अगर हमने स्पीड को बढ़ाई तो जो हमारा टाइम है वो कम लगेगा। अगर मैंने क्या किया बच्चों, स्पीड को कम किया, तो जो लगने वाला टाइम है वो मतलब डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए जो लगने वाला टाइम है वो क्या हो जाएगा बच्चों, वो तो बढ़ जाएगा। यानी हमको यहाँ पे साफ साफ समझ में आ रहा है कि यहाँ पे कौन सा वेरिएशन है, इनवर्स वेरिएशन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि इफ द स्पीड ऑफ car increases, then the time required to travel the distance, ठीक है, इस प्रकार से लिखिएगा। मैंने पहले ही बोला है स्टेटमेंट अपने मन से लिखने का ट्राई करो, ठीक है। then time required to travel the distance इज डिक्रीजेस, ठीक है। क्या हो जाएगा बच्चों, डिक्रीज हो जाएगा ना, तो यहाँ पे लिखिएगा डिक्रीजेस एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब क्या हो गया बच्चों, इसका उल्टा, ठीक है। एक बार पढ़ लो, आपको समझ में आ जाएगा क्या लिखा है। देखो, इफ द स्पीड ऑफ कार इंक्रीजेस देन द टाइम रिक्वायर्ड टू ट्रैवल द डिस्टेंस डिक्रीजेस एंड वाइस वर्सा, ठीक है। ये बात आप लोग समझ गए। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सो देयर फॉर इट इज इन इनवर्स वेरिएशन। ओके, तो यहाँ पे लिखिएगा सो देयर फॉर इट इज इन इनवर्स वेरिएशन। अब देखो बच्चों, हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा स्पीड है ना उसको हम लोग s ले लेते हैं और जो टाइम लग रहा है उसको हम लोग t ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि लेट द स्पीड ऑफ अ कार बी एस, ठीक है। हमने जो स्पीड था कार का बच्चों उसको हमने s ले लिया, ठीक है। और फिर यहाँ पे लिखिएगा एंड टाइम required to travel the distance बी टी, ठीक है बच्चों। देखो, हमने स्पीड को s कंसिडर कर लिया और जो टाइम लग रहा है ट्रैवल करने के लिए डिस्टेंस को उसको हमने t मान लिया, ठीक है। और ये दोनों किस में है बच्चों, इनवर्स वेरिएशन में है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हम लिखेंगे कि हियर जो हमारा s है, s इनवर्सली वेरीज एज t, ठीक है। अब इसको मैथमेटिकली लिख करके बता दीजिए बच्चों, कैसे लिखोगे। यहाँ पे हम लिखेंगे s इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू t, इस प्रकार से, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, अब तो आप जानते ही हैं, यहाँ पे हम लोग ये जो अल्फा इसको हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा, k इंटू 1/t। अब देखो t को इधर ले लो और यहाँ पे k क्या है बच्चों, कांस्टेंट है, तो लिखिएगा वेयर k इज कांस्टेंट, ठीक है, वेयर k इज कांस्टेंट। अब देखो बच्चों, ये जो आपका t है इसको इस साइड ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर यहाँ पे s इंटू टी विच इज इक्वल टू k, बराबर। अब देखो बच्चों, यहाँ से हमको k का वैल्यू मिलेगा, कैसे आपको बताती हूँ। देखो, यहाँ पे हम लिखेंगे कि व्हेन किसका वैल्यू आपके पास है, देखो बच्चों स्पीड है, यानी s का वैल्यू कितना है बच्चों 60, और जब आपका स्पीड इतना होता है तो टाइम कितना लगता है डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए, 8 घंटे, यानी आपके पास t भी है। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज को इधर पुट करेंगे जिससे हमको k का वैल्यू मिल जाएगा। तो s के प्लेस पे लिखिएगा बच्चों 60 और t के प्लेस पे 8 लिखिएगा विच इज इक्वल टू k, दोनों को मल्टीप्लाई करो, 6 8 सा क्या होता है बच्चों 48, यानी k का वैल्यू हमको क्या मिल जाएगा, k विच इज इक्वल टू 480, ठीक है। 6 8 सा 48, 480, ये आपका क्या है, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। यहाँ पे लिख दीजिएगा बच्चों कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, ठीक है। ये बात समझ गए। अब उसके बाद हमको क्या मिलेगा बच्चों, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन मिलेगा, आप तो जानते ही हैं। तो अभी यहाँ पर हम लिख देते हैं, किधर लिखूं, चलो इधर लिखते हैं। यहाँ पे देखिएगा, हम लिखेंगे कि नाउ इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, तो बच्चों हमारा इक्वेशन ऑफ वेरिएशन क्या हो जाएगा, तो ये जो इक्वेशन है इसमें k का वैल्यू पुट करेंगे,
तो यहाँ पे हो जाएगा एस टी विच इज इक्वल टू के का वैल्यू इज 480। ये लीजिए बच्चों, हमने ये लिख दिया, ठीक है। चलिए अभी हम लोग क्वेश्चन में आ जाते हैं। इसमें क्या दिया था कि इफ, देखो यहाँ पर हमें क्या बताना था, व्हाट शुड बी द इंक्रीज इन द स्पीड इफ द सेम डिस्टेंस इज टू बी कवर्ड इन 7.5 आवर्स। तो बच्चों इसको थोड़ा समझो, हमें यहाँ पे इंक्रीज इन स्पीड बताना है कि 60 से पहले इसका स्पीड कितना था बच्चों 60, ठीक है। तो अगर आपको उसी डिस्टेंस को 7.5 आवर्स में कंप्लीट करना है तो आपको स्पीड कितना बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। 60 से आप कितना करोगे, 61 करोगे, 63 करोगे, 64, 65 कितना करोगे, ठीक है। तो वो हम कैसे बता पाएंगे, पहले तो हमें ये पता चल जाए कि 7.5 आवर्स में अगर मुझे डिस्टेंस को कवर करना है तो फिर मुझे स्पीड कितनी करनी पड़ेगी। एक बार मुझे स्पीड मिल गया, उसके बाद मैं क्या करूंगी, दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लूंगी, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि स्पीड कितना बढ़ाना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पर ना आपके पास टी का वैल्यू है बच्चों कितना, 7.5, ठीक है, जिसकी मदद से हमें क्या मिलेगा बच्चों, स्पीड मिलेगा, बराबर। अभी वैल्यूज को इसमें पुट करना, यानी इक्वेशन ऑफ वेरिएशन में, ठीक है। तो एस का वैल्यू हमें नहीं पता, लेकिन टी का वैल्यू हमको पता है, क्या है बच्चों 7.5, ठीक है, विच इज इक्वल टू 480। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए, आप जानते हैं कैसे होगा, देखो यहाँ पे एस इंटू, ये जानते हो ना कैसे किया जाता है, देखो 2 7 14 और 14 1 क्या होता है बच्चों 15। आपने ऑलरेडी 7th स्टैंडर्ड में ये बहुत अच्छे से किया हुआ है ना, 7 इंटीजर 1/2। तो 2 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे, फिर ये जो यहाँ पे नंबर रहता है उसको प्लस कर देते हैं, 2 7 40 प्लस 1 15/2 विच इज इक्वल टू 480, बराबर। अब क्या होगा, 2 को उधर ले लेंगे, 15 को भी उधर, तो इधर क्या बचेगा, ओनली एस, ठीक है। तो यहाँ पे 480 इंटू 2 अपॉन में 15, समझा ना आपको ये कैसे किया। अब उसके बाद एक काम करते हैं, इसको 50 से डिवाइड करते हैं। तो अगर मैं 480 को 50 से डिवाइड करूँ तो कितने बार में जाएगा बच्चों, तो 15 3 है ना, 15 3 45, चलो माइनस करेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, 15 2 30, मतलब अगर मैं इसको कैंसिल करूंगी तो यहाँ पे आएगा बच्चों 32, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 64, यानी कि स्पीड हमें कितना मिला बच्चों 64 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब समझिए ध्यान से, ये है जी आपका स्पीड 64 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो हमें क्या बताना था, इंक्रीज इन स्पीड, मतलब स्पीड को कितना बढ़ाना पड़ेगा। ये जो हमें मिला है ना बच्चों, ये है क्या एक्चुअल में, थोड़ा आप इसको समझिएगा, ठीक है। देखो समझना बहुत ज़रूरी है, वरना फिर एग्जाम में आप कंफ्यूजन में रहते हो। देखो जी ये आपका डिस्टेंस है, तो अगर आपके गाड़ी की स्पीड ना 60 किलोमीटर पर आवर होती है तो 8 घंटे में ये स्पीड आप ट्रैवल करते हो, बराबर। तो अगर आपको क्या करना है, 7.5 घंटे में ही इस डिस्टेंस को ट्रैवल करना है, तो आपकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, 64 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए। यानी अगर आप इस स्पीड से गाड़ी चलाओगे तो क्या होगा, ये जो आपका डिस्टेंस है ना बच्चों, इसको आप ट्रैवल कर लोगे 7.5 घंटे में। तो बताइए यहाँ पे जो आपका स्पीड है वो आपने कितना बढ़ाया, कितना बढ़ाया, पहले 60 था, अब कितना करना पड़ेगा 64, यानी कि 4 किलोमीटर पर आवर जो स्पीड है वो हमने क्या किया बच्चों, इंक्रीज किया, ठीक है। तो अभी यहाँ पे लिखते हैं कि नाउ मत लिखो, या फिर ऐसे लिख दो, इंक्रीज इन स्पीड, देयरफॉर इंक्रीज इन स्पीड, इंक्रीज इन स्पीड कितना हो जाएगा बच्चों, हम क्या करेंगे 64 में से 60 को माइनस कर देंगे, 64 माइनस 60 करोगे तो बच्चों क्या आ जाएगा, यस एवरीवन 4 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये 4 निकाल लिया है। अभी इसका लास्ट में आंसर लिख देंगे कि इंक्रीज इन द स्पीड, इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ द कार, ठीक है, ऑफ द कार इज कितना बढ़ाना पड़ेगा, 4 किलोमीटर पर आवर, बराबर। यही तो हमने इधर देखा था ना, मैंने आपको इधर समझाया भी, ठीक है। तो ये है जी आपका फाइनल आंसर। इस प्रकार से आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये कंप्लीट हुआ, और इसी के साथ जो आपका चैप्टर नंबर 7 था बच्चों, वेरिएशन, ये भी हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो बहुत ही आसान लेसन है बच्चों, बस आप लोग डायरेक्ट वेरिएशन, इन्वर्स वेरिएशन को अच्छे से समझिएगा। अगर आप लोगों ने वो 2 एक्सरसाइज को अच्छे से समझ लिया, फिर आपको 7.3 तो समझ में आ ही जाएगा, क्योंकि वही सारे कंसेप्ट यहाँ पे यूज हुए हैं, ठीक है बच्चों। तो अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप लोग कमेंट करके पूछिएगा, और आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय एवरीवन।